गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। आज हम पढ़ेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। मतलब किसी भी ड्रग की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज उस ड्रग के बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे या फिर उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पे किस तरीके से इफेक्ट करती है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। अगर हमें किसी भी ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसके बायोलॉजिकल एक्शन पे किस तरीके से इफेक्ट करती है ये समझना है, तो उससे पहले हमें ड्रग की जो हमारे बॉडी के अंदर जर्नी रहती है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे ही हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम वो मेडिसिन लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से स्टेजेस या फिर प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो तो चलिए आइए जान लेते हैं ड्रग की जो जर्नी रहती है हमारे बॉडी के अंदर उसके बारे में। हमने जैसे ही कोई मेडिसिन ली तो वो मेडिसिन लेने के बाद सबसे पहले स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर उसका सोल्यूबलाइजेशन होगा। सोल्यूबलाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन में आएगी। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो जो मेडिसिन है वो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगी। इसे ही हम थेरेपेटिक इफेक्ट या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही कहते हैं। उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होगा। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद इससे होकर गुजरता है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस है जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, तो ये जो सारी प्रोसेसेस है ड्रग की, ये ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड रहती है। तो ड्रग की कौन कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रिएशन पर इफेक्ट करेगी। तो वो जो सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन चेंज हो सकता है, उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बदल सकता है, या तो फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रिएशन, ये जो सारी प्रोसेसेस है इसमें बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें वहां पर बदलाव देखने को मिला तो जाहिर सी बात है ड्रग का एब्जॉर्प्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से ड्रग की जो एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, वहां पर हमें उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है और वो किस तरीके से ड्रग के बायोलॉजिकल इफेक्ट पर चेंजेस दिखाते हैं, तो आइए चले पढ़ते हैं उसके बारे में। ये जो सारी यहाँ पर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी दिख रही है ये पर्टिकुलरली ड्रग के बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर इसका इफेक्ट दिखाती है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो देखो, सोल्यूबिलिटी है मेडिसिन की या फिर उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी है, प्रोटीन बाइंडिंग है, आयोनाइजेशन है, चिलेशन है, उसके बाद में बायो आइसोस्टेरिज्म है, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो ये जो सारी ड्रग की प्रॉपर्टीज है ये उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट पर अफेक्ट दिखाती है। तो इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिन, दैट इज द सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए? देखो, अगर किसी भी ड्रग को उसकी एक्टिविटी दिखानी है तो उस ड्रग को जाकर पर्टिकुलरली उस ड्रग के टारगेटेड रिसेप्टार पर जाकर बाइंड होना पड़ेगा। अभी ये रिसेप्टार जो है ये रिसेप्टार बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग ऑर्गन पर, और केमिकली ये प्रोटीन्स रहते हैं। ये रिसेप्टार जो है वो पर्टिकुलरली उस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का जो वर्किंग रहता है, जो फंक्शन रहता है उसे कंट्रोल करते हैं। और हमारी जो मेडिसिन है ये जाकर पर्टिकुलरली उस रिसेप्टार को बाइंड होती है। तो अगर ड्रग को जाकर उस रिसेप्टार को बाइंड होना है तो सबसे पहले उसे एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। अगर उस
उसे एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, तभी जाके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में वो जाकर उस रिसेप्टर को जाके बाइंड हो सकता है। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है ड्रग का सोल्यूबलाइजेशन होना। तो ड्रग का सोल्यूबलाइजेशन जो है वो ड्रग की सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर ड्रग अच्छे से सोल्यूबल हो पाता है जीआई फ्लूइड में तो ही वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, और अगर वो एब्जॉर्ब हो पाता है तो ही जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएगा। तो ड्रग की सोल्यूबिलिटी जो रहती है वो किस चीज पे डिपेंड रहती है? तो देखो, जो कोई भी ड्रग है, तो ड्रग ये जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो जाहिर सी बात है उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेंगे वही उसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। तो ड्रग की सोल्यूबिलिटी अगर हमें एक्वायस मीडियम में मतलब वाटर में अगर वहां पर इम्प्रूव करनी है या फिर वहां पर आ, उसे सोल्यूबलाइज करना है हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में, तो ड्रग के स्ट्रक्चर में हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है जो कि आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अबे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहता है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि या तो फिर हाइड्रोजन का डोनेशन करेंगे या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वो आसानी से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अगर ऐसे ग्रुप हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं तो ड्रग की जो सोलिबिलिटी है पर्टिकुलरली वाटर में वो वहां पर अच्छी रहेगी। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये जो ड्रग का पोर्शन है पर्टिकुलरली जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसने यहाँ पर इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इससे होगा क्या, ये जो ड्रग है ना ये आसानी से वहां पर सोलिबलाइज हो पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो ड्रग के हाइड्रोफिलिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोफिलिसिटी मतलब वहां पर वाटर सोल्युबिलिटी। और फिर ड्रग का ऐसा पोर्शन रहेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो ड्रग का जो पोर्शन रहता है वो ड्रग की लिपोफिलिसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, मतलब लिपिड सोल्यूबिलिटी या फिर हाइड्रोफोबिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा क्यों? तो देखो, ड्रग का सिर्फ सोल्यूबलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। अगर ड्रग का सोल्यूबलाइजेशन होता है तो सोल्यूबलाइजेशन के बाद में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना ही जरूरी है। तो ड्रग का सोल्यूबलाइजेशन हमने ये तो देखा कि अगर ड्रग में पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करते हैं। अगर ड्रग में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो ड्रग की लिपोफिलिसिटी कम करेंगे, मतलब उसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी कम करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमें सिर्फ ड्रग की सोल्यूबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होना है तो वहां पर हमें ड्रग की लिपोफिलिसिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई भी जो ड्रग रहता है ना उसका जो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक रेशियो है वो वहां पर मेंटेन रहना जरूरी है। तो इसीलिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्रग के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल ग्रुप है वो ड्रग की सोल्यूबिलिटी तो यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे। फिर बचा ड्रग का ये वाला पोर्शन, तो आप ये वाला पोर्शन देख सकते हो ड्रग का, ये कम्प्लीटली नॉन पोलर पोर्शन है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वाला ड्रग का जो पोर्शन है ना वो ड्रग की लिपोबिलिसिटी मतलब ड्रग की लिपिड सोलिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इससे होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है ड्रग का जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो ड्रग की सोलिबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे। और फिर ये वाला जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है पर्टिकुलरली ड्रग का, ये ड्रग की लिपोफिलिसिटी मेंटेन करके रखेंगे, मतलब सोलिबलाइजेशन भी यहाँ पर ड्रग का हो पाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी हो पाएगा। तो इस तरीके से अगर ड्रग की सोलिबिलिटी हमको अच्छे से मेंटेन करना हो तो ड्रग में वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो
कॉमनली ऐसे कौन से ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है जो ड्रग में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? तो इसमें अल्कोहल आएगा, उसके बाद में ईस्टर आएगा, कीटोन आएगा, अमाइंस आएगा, इसके अलावा एसिड भी है वहाँ पर। फिर उसके बाद में अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस के भी एग्जांपल है वहाँ पर, अमाइड भी है। तो ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप है ये ड्रग के सोल्युबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्वायस इन्वायरमेंट में, मतलब वाटर में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन फंक्शनल ग्रुप है ये वाटर सोल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं ड्रग की। ओके, तो इस तरीके से ये सोल्युबिलिटी रहती है। तो होगा क्या, सारे जो ड्रग है उनकी तो जो वाटर सोल्युबिलिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी। कुछ ऐसे ड्रग है जिनकी जो सोल्युबिलिटी है वो हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। तो अगर किसी ड्रग की सोल्युबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है या फिर वो सोल्युबिलिटी को हमें बढ़ाना है, तो वो किस तरीके से बढ़ाई जाती है? तो किसी भी ड्रग की अगर हमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम तीन जो मेथड है वो कॉमनली यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उसके बाद में आता है यूज ऑफ को सॉल्वेंट, और फिर आता है यूज ऑफ सरफैक्टेंट। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके हम किसी भी ड्रग की सोल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जिस तरीके से हमने सोल्युबिलिटी की इंट्रोडक्शन में ही देखा, ड्रग के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहने वाले फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं कि ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अगर ड्रग के स्ट्रक्चर में ज्यादा पोलर फंक्शनल ग्रुप या तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उस ड्रग की जो सोल्युबिलिटी है वो वहां पर अच्छी रहेगी। अगर ड्रग के स्ट्रक्चर में पोलर फंक्शनल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले फंक्शनल ग्रुप वहां पर कम प्रेजेंट रहेंगे तो वहां पर ड्रग की जो सोल्युबिलिटी है ना वो कम रहेगी। तो हमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में करना क्या पड़ता है? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में हमें सिर्फ यही करना पड़ता है कि ड्रग के स्ट्रक्चर में हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे कि जो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करे, और वो आसानी से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उस ड्रग की जो सोल्युबिलिटी है वहां पर हमें इंक्रीज हुई हुई दिखेगी। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के एक केस स्टडी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि है मिथाइल डोपामाइन की। आप यहाँ पर मिथाइल डोपामाइन देख सकते हैं। मिथाइल डोपामाइन का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कैटाकोल रिंग में के अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप छोड़ दिए जाए तो ये इस ड्रग के स्ट्रक्चर में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये मिथाइल डोपामाइन की जो सोल्युबिलिटी है ये 10 mg/ml है। अब अगर इस मिथाइल डोपा की हमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें वाटर सोल्यूबल फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली वो पोलर भी रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी भी रहेगी उस फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो हो किया क्या हमने हमने सिर्फ इसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये इस ड्रग के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करने से हमें फायदा क्या हुआ? ये जो मिथाइल डोपा है, इस मिथाइल डोपा की यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो गई। पहले इसकी सोल्युबिलिटी 10 mg/ml थी और बाद में इसकी 10 to 300 mg/ml, मतलब इतने सोल्युबिलिटी उस ड्रग की वहां पर बढ़ गई। तो इस तरीके से हम ड्रग के स्ट्रक्चर में पोलर फंक्शनल ग्रुप ऐड करके उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो वहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। अब सेकंड जो मेथड है वो आती है यूज ऑफ को सॉल्वेंट्स। अभी यूज ऑफ को सॉल्वेंट में होगा क्या, ये जो को सॉल्वेंट फिनोमिनन है इसमें दो सॉल्वेंट हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, वो जो सॉल्वेंट है पर्टिकुलरली वो सॉल्वेंट का जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है वो वहां पर चेंज होने की वजह से ड्रग की सोल्युबिलिटी वहां पर इंक्रीज होती है। और सेकंड जो फैक्टर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है ड्रग की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने में पर्टिकुलरली यूजिंग को सॉल्वेंट फिनोमेना, वो है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। तो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट एक्चुअली क्या रहता है, ये एक इफेक्टिव फोर्स है, ये एक इफेक्टिव फोर्स है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एक्वायस एनवायरमेंट के साथ
एक्सपोजर जो है ना वो कम कर देता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर ये एक अलग नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके इर्द गिर्द ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस दोनों मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं नॉन पोलर, तो यहाँ पर जो वाटर के साथ एक्सपोजर है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का वो इस केस में ज्यादा है। अगर हम को सॉल्वेंट फिनोमिनन यूज करते हैं तो उस केस में होगा क्या, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से ये जो एक्सपोजर है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एक्वायस इन्वायरमेंट के साथ ये कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे इसके बीच में के जो रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर एक्टिव थे, इस फोर्सेस को कम करने की वजह से ये जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है एक दूसरे के करीब आ गए। एक दूसरे के करीब आ गए तो हुआ क्या, इससे उनका जो एक्वायस एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर था वो वहां पर कम हुआ। अगर उनका एक्वायस एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर वहां पर कम होता है तो उससे होगा क्या, उनसे उनकी जो सोलिबिलिटी है वो वहां पर उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर हम किसी भी ड्रग का सोलिबिलिटी इंक्रीज करना चाहे यूजिंग को सॉल्वेंट फिनोमिना, तो इसके लिए हम प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल या फिर इथेनॉल और सॉर्बिटॉल ये सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और ये जो को सॉल्वेंट फिनोमिनन है ये पर्टिकुलरली जो बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है जैसे सस्पेंशन इमल्शन, उस केस में वहां पर यूज किया जाता है। उसके बाद में थर्ड मेथड है जो कि ड्रग की सोलिबिलिटी इंक्रीज करने में यूज होती है, वो है यूज ऑफ सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट ये जो है ये सरफेस एक्टिव एजेंट है। इन्हीं को एम्फीफिलिक भी कहा जाता है। एम्फीफिलिक इसलिए क्योंकि ये जो सरफैक्टेंट रहते हैं इनका जो हेड रहता है ये पोलर इन नेचर रहता है, और इनकी जो टेल रहती है नॉन पोलर इन नेचर रहती है। मतलब ये पोलर एज वेल एज नॉन पोलर दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनको एम्फीफिलिक कहा जाता है। तो सरफैक्टेंट का यूज करके हम ड्रग की सोलिबिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे, अगर हम ड्रग सरफैक्टेंट को किसी एक्वायस सॉल्वेंट में उसके बहुत ज्यादा मात्रा में डिजोल्व करते हैं तो वहां पर वो मिसिलाय फॉर्म करते हैं। मिसिलाय मतलब ये ऐसे ग्लोबुलर मॉलिक्यूल रहते हैं, उसमें होगा क्या, जो सरफैक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के करीब आकर जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ आ, निकालेंगे, और जो नॉन पोलर टेल है वो उस मिसिलाई के अंदर ढकेलेंगे। तो इससे होगा क्या, ये जो मिसिलाई तैयार होता है इसमें ये जो उसका आउटर लेयर रहता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहता है, और इसके बीच में का जो एनवायरनमेंट रहता है ये लिपोफिलिक इन नेचर रहता है, मतलब लिपिड सोल्यूबल इन नेचर रहता है। तो वही भी जो ड्रग है जो नॉन पोलर इन नेचर है, तो उस ड्रग को हम आसानी से इस मिसिलाई के अंदर जो है ना वो पैक कर सकते हैं। अगर उसके अंदर हम ड्रग को पैक करके देंगे तो होगा क्या, वो जो ड्रग है ना वो एक्वा सॉल्यूशन में इजीली सोल्यूबलाइज हो पाएगा, क्योंकि ये मिसिलाई का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो वाटर सोल्यूबल है क्योंकि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो इस तरीके से हम सरफैक्टेंट का यूज करके भी ड्रग की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने तीन मेथड देखा जो कि ड्रग की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करने में यूज होती है। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सेकंड यूज ऑफ को सॉल्वेंट, एंड थर्ड यूज ऑफ सरफैक्टेंट। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में हम ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करते हैं, प्रोबेबली उसमें हम वाटर सोल्यूबल फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं। यूज ऑफ को सॉल्वेंट में हम को सॉल्वेंट फिनोमेना यूज करते हैं जो कि पर्टिकुलरली बेस्ड है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट पे, और सरफैक्टेंट में हम सरफेस एक्टिव एजेंट यूज करते हैं जैसे कि सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम स्टीरेट। अब बात आती है कि जो ड्रग की सोल्यूबिलिटी है वो ड्रग की सोल्यूबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होना है तो ड्रग जीआई फ्लूइड में सोल्यूबल होना चाहिए। तो अगर ड्रग जीआई फ्लूइड में सोल्यूबल हो पाएगा तभी जाकर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए ड्रग की सोल्यूबिलिटी ड्रग के एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट है।
अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है तभी जाकर वो जो ड्रग है वो ब्लड में अवेलेबल हो पाएगा। तो ड्रग की ब्लड में जो अवेलेबिलिटी रहती है उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर ड्रग सोल्यूबल हो पाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, तभी वो ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। मतलब तभी उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पर अच्छे से हमें मिल पाएगी। अगर ड्रग अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन में आता है तभी उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, और तभी जाकर वो जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड होगा और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो वहाँ पर दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम पैरासीटामोल लेते हैं। तो देखो, अभी हमने पैरासीटामोल ये जो ड्रग है ना ये ले लिया। तो पैरासीटामोल की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो है एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार कम करने के लिए हम पैरासीटामोल का यूज करते हैं। और पैरासीटामोल हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पर एक्ट होता है। तो देखो, पैरासीटामोल हम लेंगे, वो जीआई फ्लूइड में सोल्यूबलाइज होगा, उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो जो ड्रग है वो ड्रग पर्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पर जैसे ही जाके बाइंड होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है उसे कम किया जाए। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस में जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर है उसको एक सिग्नल जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, और वहां से हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका था वो वहां पर कम होगा। तो इस तरीके से ये जो सोलिबिलिटी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ड्रग के बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर इफेक्ट दिखाती है।